आइए दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आप सभी ने मेरे वीडियो देखा और उसमें कमेंट्स किए, बहुत अच्छा लगा। कुछ साथियों का रिप्लाई भी आ रहा है, आंसर भी आ रहा है। तो मैं मानता हूं कि आप तैयारी में लग चुके हैं। आप सभी को पता होगा, मैंने एक लाइव वीडियो बनाया था जिसमें ये कहा था कि नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होगा। देखो, ये जो सूचना मेरे देने का उद्देश्य यही था कि जो भी जानकारी मिल रही है, संचालनालय से जानकारी मिल रही है ना, वहाँ से भी जानकारी मिल रही, तो हो सकता है न कहीं सत्य होगा। यदि आप अभी से तैयारी करेंगे तो आपका तैयारी अच्छे से होगा। यदि नहीं भी आता है तो 1 महीने 2 महीने में नहीं आएगा, तो 7 या 8 महीने में तो आएगा ही। तब तक आपकी तैयारी होती रहेगी। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आप तैयारी में लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शारीरिक विकास का क्षेत्र। ये प्रश्न मैंने दिया था। शारीरिक विकास का क्षेत्र है जिसमें आया है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है उसको हम शारीरिक विकास के क्षेत्र में लेंगे। जो शारीरिक से संबंधित है, शरीर से संबंधित है, फिजिकल से संबंधित है। अब यहाँ पे स्मृति देखिए, स्मृति मेमोरी, ये शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आएगा, है ना। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ये मोटिवेशन होती है, ये आंतरिक मामला है ना। उसके बाद देखिए समायोजन, एडजस्टमेंट। अब ये क्या है, कोई भी बच्चा जो है किसी भी चीज़ को सीखता है तो उसका अपने तरीके से इसका उपयोग करता है, उसको समायोजन कहा जाता है। स्मृति मतलब एक, अभी हम मेमोरी, याद करना शारीरिक विकास में नहीं आएगा। अभिप्रेरणा मतलब हम किसी से मोटिवेट होते हैं, या हम किसी से पढ़ के मोटिवेशन होते हैं, या मोटिवेशन बुक पढ़ते हैं, तो उसमें शारीरिक विकास ऐसा नहीं आता। लेकिन स्नायु मंडल मतलब होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने नर्वस सिस्टम, हमारे स्नायु तंत्र, जितने शरीर के जितने भी स्नायु तंत्र है, बाहरी क्षेत्र है, वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। साथ ही साथ अंतःस्रावी ग्रंथि आएंगे। शारीरिक स्थिति, जो शारीरिक स्थिति कैसी बनी हुई है ना, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, आपके शैशवावस्था, शारीरिक बनावट, सुडौल, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, शारीरिक गठन जिसमें पर्सनालिटी होती है, ये सारी चीज़ें शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। तो इनमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्नायु मंडल हो जाएगा। अब आता है साथियों तनाव और क्रोध की अवस्था है। इनमें 4 अवस्था हम यहाँ पे दिया है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। जिनमें से तनाव और क्रोध का अवस्था हम किसे कहेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम देखें किशोरावस्था। किशोरावस्था को तनाव एवं और क्रोध की अवस्था कहा जाता है। लेकिन किसने कहा था, स्टैनली हॉल। याद रखिएगा, किसने कहा था इसे, स्टैनली हॉल ने इसको कहा था कि किशोरावस्था एक ऐसा अवस्था है जिसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आता है ना। इसमें जो है किशोर अवस्था में रहने वाले बालक जो होती है, वो बहुत जल्दी जो है तनाव में आ जाता है। तो इसलिए कहा गया है तनाव और क्रोध की अवस्था। उसी प्रकार से यहाँ पे बाल्यावस्था भी दिया है। तो बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा गया है। क्या कहा गया है, अनोखा काल। तो इसको किसने कहा है, कोल व ब्रूस ने कहा है। तो साथियों आगे चलते हैं। इसका आंसर है किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक को सुनने में परेशानी हो रही है। यदि, अब इसका मतलब होता है कि आप जो है किसी बालक के सुनने में परेशानी हो रही है, उसको जांच आप कैसे करेंगे, या कैसे जानेंगे कि एक बच्चे को सुनने में परेशानी हो रही है। इसका मतलब ये होता है। तो आप पहला प्रश्न देखिए, वार्तालाप के दौरान वह वक्ता के पास आ जाता है। यदि कोई बोल रहे हैं या कोई बातें कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, उनके दौरान उनके पास नज़दीक आ जाता है, क्या ये इससे हमको पता चलता है कि सुनने में परेशानी हो रही है। उसके बाद है अधिकतर वह जोर से बोलता है, या अधिकतम वो
ज़्यादा से यदि उससे किसी से बात कर रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं तो वो ज़ोर से बोलते हैं। क्या ये इससे हमको पता चलता है? सी नंबर देखिए, शिक्षक से वह सामान्यतः कृपया पुनः बताएं कहता है। क्या ये उसके कारण है या उपरोक्त सभी? तो साथियों यहाँ पे सभी से हमको पता ये चलता है कि बच्चे को सुनने में परेशानी हो रही है, तभी ये चीज़ें कर रही है वो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर बार इससे संबंधित कुछ ना कुछ प्रश्न आपके सामने रखे जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से मानसिक मंदित कहा जाएगा यदि उसकी बुद्धि लब्धि कम है। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को मानसिक मंदित यदि हम कहते हैं, मानसिक रूप से मंद बुद्धि यदि कहते हैं, यदि उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है या इससे कम होती है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, 90, 70, 100 और 120, इनमें से ये बुद्धि लब्धि है। ये क्या है? बुद्धि लब्धि। तो किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को हम मानसिक मंदित कहेंगे, लेकिन कब, किस बुद्धि लब्धि से कम होगा तब उसे बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, हम बुद्धि लब्धि के बारे में देखना, शिक्षाविद सैमुअल क्रिक एवं आर्विले जॉनसन के अनुसार हम जानना चाहेंगे। पहला है आपका धीमी गति से सीखने वाला बच्चा, जिसके बुद्धि लब्धि होती है 70 से 80 के मध्य होती है। ऐसा बालक जो धीमी गति से सीखता है, जिसे औसत यदि उसको अभ्यास कराया जाए तो वो सीख जाता है, उसके कौशल विकसित हो जाए, जो भी कौशल आप देना चाहेंगे वो विकसित हो जाएगा, मतलब वो आसानी से सीख जाएगा यदि उसमें हम प्रयास किया जाए, उसके प्रति हम ध्यान दें। तो उसकी बुद्धि लब्धि होती है 70 से 80। और ऐसे बच्चे को जिसकी बुद्धि लब्धि 70 से 80 के मध्य हो, उसे मंद बुद्धि की श्रेणी में नहीं रखा जाता है ना। उसके बाद हम देखते हैं आगे, शिक्षण योग्य मंद बुद्धि, मेरे जो बोल उसको ध्यान से सुनिए, शिक्षण योग्य मंद बुद्धि, मैंने यहाँ पे मंद बुद्धि कह दिया। अब इसमें जो भी बोलूँगा वो मंद बुद्धि के अंतर्गत आएगा। शिक्षण योग्य मंद बुद्धि बच्चे केवल पर्याप्त अभ्यास के पश्चात सामान्य पढ़ना लिखना और साधारण व्यवहार में आने वाले गणितीय संक्रियाओं को दैनिक जीवन में उपयोग में लाने में सफल हो जाते हैं। मतलब यदि इसको सामान्य पर्याप्त अभ्यास दिया जाए, उसके पश्चात ही यदि इसको हम पर्याप्त अभ्यास देते हैं, उसके बाद ही थोड़ा सा सामान्य लिखना पढ़ना और जो सामान्य गणित है, जोड़ना घटाना, थोड़ा सा उसको ही व्यवहार में लाने लायक जो सीख पाते हैं। तो ये है इसकी बुद्धि लब्धि होती है साथियों 50 से 70 के मध्य। अब बताइए, यहाँ पे 90 भी दिया है, 70 भी दिया है, 100 भी दिया है, 120 दिया है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि मंद बुद्धि, शिक्षण योग्य मंद बुद्धि जिसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है 50 से 70, जिसे पर्याप्त अभ्यास देने के बावजूद साधारण रूप से सीख पाते हैं, साधारण रूप से पढ़ना लिखना या साधारण गणितीय कौशल को ही सीख पाते हैं। इसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है 50 से 70। तो यदि उसकी बुद्धि लब्धि क्या है 70 से कम हो, 50 से 70 बोला है ना, 70 से आगे तो बोला नहीं है, 70 से कम हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, मानसिक मंदित बोलेंगे, ना कि 70 से ऊपर को। 70 से 80 को हम मानसिक बुद्धि के श्रेणी में नहीं रखते। और जो 100 होती है साथियों, ये सामान्य बच्चे होते हैं, सबकी बुद्धि लब्धि लगभग जो है 100 होते हैं। यदि 120 यदि बोले तो ये उससे बेटर है, बहुत ही बेहतर होते हैं, ऐसे बच्चे को बोला जाता है। असाधारण बच्चे बोल सकते हो या आप कह सकते हैं श्रेष्ठ बुद्धि बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। 25 नंबर का क्वेश्चन,
परीक्षण जिसमें लिखित शब्दों को शामिल किया जाता है कहलाते हैं। अब ऐसा परीक्षण है जिसमें लिखित शब्दों को शामिल किया जाता है, तो यहाँ पे शाब्दिक है, लिखित है, मौखिक है, भाषा है। तो साथ ही यहाँ पे शाब्दिक हो चाहे लिखित हो, सभी में जो है लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। मौखिक में मौखिक ओरल रूप से, और भाषा परीक्षण में तो यहाँ पे साथ ही इसको क्या कर दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है। तो इसका आंसर नहीं बता पाऊंगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बालक का विकास इसका परिणाम है। वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया या आर्थिक कारकों से। साथ ही सिंपल सी बात है, इसके आंसर हो जाएंगे वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन है 27 नंबर का। बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म कहा गया है। बुद्धि, जो बुद्धि होती है उसे 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म कहा गया है। अब ये किसने कहा है, इसमें वैज्ञानिक का नाम बताना। तो चलिए इसको जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है गार्डनर, स्टर्नबर्ग, बिने और थर्स्टन। तो साथ ही इसका आंसर है थर्स्टन। थर्स्टन ने सन 1938 में कुल 7 क्षमताएं बताई हैं। कुल 7 क्षमताएं बताई है और इन्हीं को इन्होंने प्राथमिक मानसिक क्षमताएं कहा है। सन 1938 में कुल 7 क्षमताएं बताई है और इन्हीं 7 क्षमताओं को थर्स्टन ने प्राथमिक मानसिक क्षमताएं कहा है। उसी प्रकार से गिलफोर्ड ने, ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, गिलफोर्ड ने 1967 में कुल 150 क्षमताएं बताई है। बुद्धि के कितने? 150 क्षमताएं। गिलफोर्ड ने 150 क्षमताएं बताई है। अब बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं? E.N. थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार बताए। तो कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार। बुद्धि के कितने प्रकार? 3 प्रकार। सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि। एक बार फिर से जानिए। बुद्धि के प्रकार E.N. थॉर्नडाइक ने बताया है, 3 प्रकार में बांटा है। सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आगे हमारे पास क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है इस कारण से। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जिनमें से पहला कारण बताया गया है शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। दूसरा बताया गया है संवेगात्मक विकास के कारण। तीसरा बताया गया है संज्ञानात्मक विकास के कारण। और चौथा बताया गया है नैतिक विकास के कारण। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। थोड़ा सा लंबा है इसका जानने, थोड़ा सा जानिए इसके बारे में। संवेगात्मक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको बताना चाहूँगा मैं। संवेगात्मक मतलब होता है संवेग। 14 प्रकार के मैंने आपको संवेग के बारे में बताया था, जिसमें से 6 संवेग ऐसा होता है जिसमें चेहरे के हाव भाव को देख के ही पहचाना जा सकता है। ठीक है। तो 1972 में आइजक, शिक्षाविद आइजक व उनके साथियों के अनुसार संवेग वह जटिल अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु या परिस्थिति को अधिक बढ़ा हुआ प्रत्यक्षीकरण करता है। यदि संवेग किसी व्यक्ति या बच्चों में संवेग एक ऐसा कारक हो जाता है कि कोई भी चीज़ें यदि उसको कुछ बता दिया जाए, उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूँगा, कोई बच्चा है, यदि उसको ऐसा मोटिवेट कर दीजिए कि वो क्रोधित हो जाए, तो क्रोध में किसी काम को करने के लिए वो आगे बढ़ जाता है या भड़क जाता है ना। संवेग में जल्दी भड़कना, क्रोधित होना, ईर्ष्या करना, डरना, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ा हुआ हो जाता है। उसी को बोलते हैं संवेगात्मक, बढ़ा हुआ होना। आगे चलते हैं। अब आगे हम देखते हैं इसी के बारे में, क्योंकि आंसर यही है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है तो उसका कारण है ए
शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण शरीर के आकार में वृद्धि होती है। और कारण आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन है शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण शरीर के आकार में वृद्धि होती है। और इनके कारण और क्या क्या होता है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण और क्या क्या होता है? तो इसके कारण होता है, सबसे पहले शरीर और गत्यात्मक विकास के सिद्धांत को समझिए। इसमें शरीर की वृद्धि कैसी होती है? सिर से पैर की दिशा में, याद रखिएगा, शरीर के आकार में वृद्धि कैसी होती है? सिर से पैर की दिशा में, जिसे सिफुला कॉडल भी कहा जाता है। शरीर के मध्य से बाहर की ओर, कोई शरीर है उसके मध्य से बाहर की ओर पूरे शरीर में, उसको बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल। और एक होता है सिर से पैर की दिशा में, सिर से पैर की दिशा में होता है, जिसे सिफिलोकार्डल कहा जाता है। ये होता है शरीर के आकार में वृद्धि। शरीर के आकार में वृद्धि भी होती है, जिसमें आयु हो गया, ऊंचाई हो गया आदि जाना जाता है। और शारीरिक और गत्यात्मक विकास के अंतर्गत विकास की गति भी आती है। एक तो पहला है शारीरिक, शरीर के आकार में वृद्धि, दूसरा है विकास की गति जिसमें व्यक्तिगत भिन्नता आती है, लिंग संबंधी भिन्नताएं आती है, और चौथा आता है गत्यात्मक कौशलों का विकास। शारीरिक और गत्यात्मक विकास के अंतर्गत क्या आता है? गत्यात्मक कौशलों का विकास, जिसमें स्थूल गत्यात्मक कौशल आता है और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल आता है। स्थूल होती है, स्थूल गत्यात्मक कौशल में क्या क्या आता है? चलना, दौड़ना, कूदना, पैरों से प्रहार करना, ठोकर मारना, या स्वयं चल पाना, या कह सकते हो जो पैरों से होने वाले काम हैं वो स्थूल गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल भी होता है, जिसमें पकड़ना, उठाना, जांचना, परखना, बटन लगाना, चम्मच गिलास पकड़ना, या स्वयं हाथों से भोजन करना, ये सारी चीज़ें सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। या कह सकते हो जिसको हाथ से किया जाता है वो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। हमें इसको क्यों बता, पोषण भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है आपने समझ गए होंगे। शारीरिक और गत्यात्मक विकास के अंतर्गत पहला तो आता है आपका विकास के सिद्धांत, जिसमें सिर से पैर की दिशा सिफिलोकार्डल, शरीर के मध्य से बाहर की दिशा प्रोक्सिमोडिस्टल। दूसरा आता है शरीर के आकार में वृद्धि। तीसरा आता है विकास की गति, जिसमें व्यक्तिगत भिन्नता, लिंग संबंधी विभिन्नताएं होती है। चौथा आता है गत्यात्मक कौशलों का विकास, जिसमें स्थूल गत्यात्मक कौशल आता है। और दूसरा आता है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। कभी कभी पूछ सकता है आपको कि विकास की गति इस कारण से होती है ना, तो इसमें भी यही आंसर आएगा। उसी प्रकार से विकास के सिद्धांत इस कारण से होती है, तो यही कारण आएगा। सिर से पैर की दिशा में जाना, शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में जाना, एक किस कारण से होता है? इसी कारण से होता है। स्थूल क्रियात्मक कौशल और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल किसके कारण होता है? इसी के कारण होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसी कारण होता है। नैतिक विकास जानते हो, जिसमें सच और जो चीज़ें होती है सही और गलत का बदलाव को समझ लेना नैतिक विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास तो आप सभी जानते हो। संज्ञानात्मक विकास में वो आते हैं जो बालक की मानसिक क्षमता का विकास, जिसमें वो बुद्धि, चेतना, विचार, समस्या समाधान, मतलब जो सीखता है, बच्चा सीखता है, उसमें थोड़ा सा बदलाव आता है, वो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। तो चलिए थोड़ा सा लंबा हो गया, आगे चलते हैं 29 नंबर का। बधिर बालकों द्वारा सीखी जाने वाली मानक दृश्य सांकेतिक भाषा की अनेक विशेषताएं समानता रखती है। एक तो बधिर बालक हो गया, इनके द्वारा सीखी जाने वाले मानक दृश्य जो सांकेतिक भाषा होती है उनकी विशेषताओं से समानता रखती है। तो वह कौन सा है? बधिर मतलब क्या होता है? बहरा। बधिर मतलब क्या होता है? बहरा। कभी कभी मूक बधिर भी बोला जाता है। तो साथियों इसमें सबसे आंसर जो है दृश्य मुखर भाषा है, क्योंकि दृश्य मुखर भाषा से जो है चाहे वो बधिर हो मतलब बहरा हो
चाहे वो कोई भी ऐसा चीज़ हो जो सांकेतिक रूप से देख सके हो, तो सारी चीज़ें इसमें दोनों में क्या होती है, समानता होती है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुछ बताने ज़्यादा नहीं था, आगे चलते हैं। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी बार बार आते हैं, तो इसको अच्छे से देखिएगा। ये बुद्धि से संबंधित है। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो इसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो बुद्धि लब्धि है ना, बुद्धि लब्धि मैंने आपको निकाल के बताता हूँ मैं कैसे निकाला जाता है इसको। सबसे पहले तो बुद्धि लब्धि लिखेंगे, फिर उसके बाद जो मानसिक आयु है, यहाँ पे एम लिख देता हूँ मानसिक आयु, और वास्तविक आयु वी लिख देता हूँ वास्तविक आयु, है ना। गुना क्या करेंगे आप, 100 कर दीजिए। जो आएगा वही क्या होगा, उसका बुद्धि लब्धि होगा। जैसे मानसिक आयु कितना है, 12 है, वास्तविक आयु कितना है, 10 है, गुना क्या करेंगे, 100 करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू 12 करेंगे, 1 क्या आ जाएगा, 120, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी है, ये हमारा सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से बुद्धि लब्धि निकालें। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100, ये होते हैं बुद्धि लब्धि। ठीक है, तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिएगा। आज का वीडियो थोड़ा छोटा बना है, लेकिन जितना जानकारी मुझे देना चाहिए था देने का प्रयास मैंने किया है। यदि आप मेरे से कोई त्रुटि हो जाती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसको सुधारने का ज़रूर प्रयास करेंगे। और नोट्स बनाते रहिए और नोट्स का इंतज़ार करिए, हम बहुत जल्दी नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। अभी मैंने किसी को बोला है कि आप थोड़ा सा इसको टाइपिंग कर दीजिए, मैं ढूंढ रहा हूँ टाइपिंग करने वाला, क्योंकि उसको भी थोड़ा सा चार्ज देना पड़ेगा। और मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो थोड़ा सा आप लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि मेरा राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है। राइटिंग अच्छा ना होने के कारण मैं इसको डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा कंप्यूटर में थोड़ा सा टाइपिंग करा रहा हूँ। यदि आपको डायरेक्ट चाहिए तो आपको खुद को थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे राइटिंग के साथ, तभी दे पाऊँगा। यदि आपको लगता है कि मेरे राइटिंग के साथ एडजस्ट कर पाएंगे तो बिल्कुल देने के लिए तैयार हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।